नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो कि वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 3 रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब भी कोई एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शेप एंड साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन इन रीजन्स की वजह से आती है, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये सारी चीज़ों की वजह से आने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर हमें मेनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन पॉइंट above the ground is defined as the work done raising it from ground to that point against the gravity। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड लेवल पर, सरफेस पर, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सर्टेन हाइट एच तक मूव करवा के लेकर जाते हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस हाइट एच की वजह से स्टोर होगी, इसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होगी। अब ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर लेकर जा रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगी, पर आप अपोजिट टू द ग्रेविटी लेकर जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। यही वर्क इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एच हाइट पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में कैसे ये होता है। एक ईजी सा इसके लिए डेरिवेशन है। सपोज करते हैं कि पहले कोई ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर प्लेस्ड है ग्राउंड पर, इसको बाद में हम यहाँ पर एक फोर्स लगाकर अपवर्ड डायरेक्शन में एच हाइट तक लेकर जाते हैं। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, जो कि mg के बराबर होता है। अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करके लेकर जाना है तो एटलीस्ट हमें इस mg के बराबर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जो कि इसके वेट के बराबर होगा, और ये भी mg होगा। और जब हम इसको लेकर जा रहे हैं तो हमने पहले ही हमारी इनिशियल पोजीशन ही ग्राउंड पर है, और बाद में ये जो है ये हमारा फाइनल पोजीशन है। जब आप फाइनल पोजीशन पर लेकर आएंगे तो आप एच हाइट कवर कर लेंगे, जो कि यहाँ मेंशन है। ये एच हाइट अगर आप कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है वो है mg, और जो यहाँ से यहाँ तक इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक आने में जो वर्क यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो h है। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारा m इंटू जी, जो कि हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के इक्वल हो जाएगा, और वर्क डन ही एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी का एक फॉर्म है। तो वर्क डन और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो यहाँ पर जो भी जितनी भी एनर्जी आएगी वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया उसके इक्वल हो जाएगा, और जो वर्क डन हमारा निकल कर आया है वो है mgh। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी विल बी mgh। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर यही गिवन है। तो ये वर्क डन W जो है mgh के बराबर है, यही पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाता है यहाँ से। अब ये जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और एट जीरो लेवल यू चूज एन ऑब्जेक्ट इन एन given position can have certain potential energy with respect to one level and different value potential energy with the respect to another level। ये सिंपल सी बात है कि अगर लेवल चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। सपोज करिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पर लेकर गए इस हाइट पर, तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी। सेम ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से उससे डबल हाइट पर लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पहले वाले से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही mgh निकल कर आया है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जैसे जैसे हाइट आपका इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। मास यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, ये जो EP पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जितना ज़्यादा हाइट होगा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए, ये दोनों जो है ये जो पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, जैसे आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ऑब्जेक्ट को लेकर आए तो h हाइट का आपने डिस्प्लेसमेंट करवाया है, जबकि यहाँ पर
आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे पाथ को मूव करवाते हुए लेकर गए, यहाँ पर पाथ कुछ इस टाइप से, जबकि यहाँ स्ट्रेट पाथ है। लेकिन जब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन इस और इस बी वाली पोजीशन दोनों के बीच में एच डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है। तो इन दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी, और एच हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था, और यहाँ पर भी एनर्जी हमारी वही निकलेगी एम जी एच। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन, इसको हम बोलते हैं ये जो है कि पाथ हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा ये एनर्जी। तो इस टाइप का इसके अंदर रहता है। आगे हम देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन जी की वैल्यू दे रखी है। आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है जब इसको सर्टेन हाइट पर हमें रखा गया है, ठीक है। 10 kg का जो मास है, ये मास गिवन है, ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। इसको हम लेकर गए हैं 6 मीटर हाइट, यहाँ तक लेकर आए हैं, मतलब इन दो पोजीशंस के बीच का हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो इसकी फॉर्मूला हो जाएगा mgh। मास आपको दे रखा है 10 kg, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी और h आपका 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है mgh, ये 10 kg है 9.8 और ये 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 588 जूल्स आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, ये ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर गिवन है, इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन, हाइट हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा mgh का, पोटेंशियल एनर्जी का, और आपको यहाँ पर एच फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ गिवन है। तो देखिए 480 जूल हमने रखा है, मास हमारा 12 kg है, जी की वैल्यू 10 कंसीडर किया, एच फाइंड करना है। इन दोनों वैल्यू को इसके नीचे इधर ट्रांसफर कर देंगे, कैंसिल करके यहाँ पर 4 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, यहाँ पर ही लिखा हुआ है हेडिंग, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये सारे इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी के ऊपर यहाँ पर ये टॉपिक है। अब देखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं इसको और थोड़ा बताऊं तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। इसका मतलब क्या है, जैसे मेनली आप देखेंगे जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ही मैक्सिमम एनर्जीज को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे लाइट है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी हो गया आपका, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, फ्यूल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। यहाँ देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होगा, ये होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कैन ओनली लिखा है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इसको ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का तो पहले और बाद में जितनी भी एनर्जी है टोटल वो सेम रहेगी अगर उसका सम करें। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सिंपल सा मीनिंग क्या होता है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखते हैं, सपोज करिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ एक बॉल है, इस बॉल को हमने ये ग्राउंड पर रख रखा है। पहले इस बॉल को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। अब ये बॉल ऊपर जाएगा और एक टाइम के बाद ये बॉल यहाँ पर अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। सपोज करते हैं h हाइट अटेंड किया और यहाँ से यहाँ जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ये v होगी। तो देखिए पहली पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो बॉल है वो जो है आपका इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन पर क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट में ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, ये टोटल सम हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, इस वाले फॉर्मूले में अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ mgh बचेगा। तो इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ हमें पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में भी देखेंगे ये हाइट होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर तो ग्राउंड पर ही है, ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर टोटल जीरो है एनर्जी। लेकिन जब आपने इसको थोड़ा वेलोसिटी दे दिया, अगर कोई वेलोसिटी देकर ये ऑब्जेक्ट जैसे ही ऊपर जाने लगा तो इसके पास आएगी एक वेलोसिटी, ठीक है। उस टाइम पर वो रेस्ट में नहीं रहेगा, तो जैसे ही वेलोसिटी आएगी तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। और इस पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर आकर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पर जब भी आप देखेंगे कहीं पर भी, सपोज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर देख रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पर टोटल सम जो है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चाहे आप यहाँ पर देखें जब बॉल यहाँ थी तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और चाहे आप इस पॉइंट पर देखें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों का जो समेसन है, मतलब तीनों जो है हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है वो एक जैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती है। बाकी जो है एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। चलिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं चीज़ों को। आगे देखेंगे यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इम्पोर्टेंट है। रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है ये आपका कहलाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क कितनी स्पीड से हो रहा है। अभी तक पहले हमने ये देखा है कि वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वर्क की स्पीड क्या है ये चीज़ आपको क्या बताता है, पावर बताता है। देखिए यहाँ पर दो टर्म होती है, एक तो होता है एनर्जी और दूसरा होता है पावर। एनर्जी क्या शो करता है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी वर्क डन परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो एनर्जी बताता है। वर्क कितनी स्पीड से परफॉर्म हो रहा है ये पावर बताता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो नंबर ऑफ लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, पर्सन है, ये अगर किसी वॉल को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो वॉल्स को बनाने के लिए जो आदमी, जो पर्सन है, उसके पास एनर्जी है या नहीं है, मतलब वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उनके पास दीवार कंस्ट्रक्ट करने की, वॉल कंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी है या नहीं है, वो एनर्जी बताता है। लेकिन वो दो पर्सन उस वॉल को कितने दिनों में कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये चीज़ हमारी पावर से डिसाइड होती है। तो पावर बताता है कि वर्क कितनी स्पीड से होगा, और एनर्जी बताती है कि वर्क परफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता। ये बेसिक डिफरेंस है। हम देखेंगे यहाँ पर पावर के बारे में बात की गई है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी स्पीड से वर्क हो रहा है ये पावर बताता है। तो वर्क कितनी स्पीड से हो रहा है इसको मेज़र करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वर्क बाय टाइम जो है ये आपका पावर बताएगा। तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम हो जाएगा, P इक्वल टू W/T। वर्क डन की SI यूनिट जूल होती है, टाइम के सेकंड, जूल पर सेकंड यहाँ पर SI इसका यूनिट हो जाएगा पावर का। इसी को हम वॉट्स बोलते हैं, इसी को वॉट्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ कन्वर्जन है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और वॉट्स को जूल पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। तो इस टाइप से हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर कैसे कैसे होता है कन्वर्जन। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ द वेट 400 क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। एक रस्सी के सहारे से 8 मीटर की हाइट पर दो गर्ल्स चढ़ती हैं जिसका वेट जो है 400 ग्राम्स है। We name one girl as A and second is B. Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds accomplish this work. What is the power of expended by each girl? कितना पावर एक्सपेंड किया है। देखिए पहले तो A ने कितना पावर लगाया है वो देखेंगे। उसका जो वेट है वो 400 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है वेट 400 न्यूटन, मतलब फोर्स दे रखा है कुल मिलाकर। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, तो आपको याद रखना ही फोर्स गिवन है। डिस्प्लेसमेंट उसका 8 मीटर हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें
तो ये निकल आएगा आपका 20 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर ये गिवन है कि 20 सेकेंड्स उसने लिया है। तो पावर की अगर बात करें, पावर हो जाता है वर्क डन बाय टाइम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन जो है, क्योंकि अब वो क्लाइम किया उसने, तो ये एच हाइट पर क्लाइम किया, तो यहाँ पर आप एनर्जी वर्क डन जो है, वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकते हैं जो कि mgh होता है फॉर्मूला, और बाय टी। तो यहाँ से ऐसे ये फॉर्मूला आ जाएगा mg/t। वैल्यू रखेंगे मास की 400 न्यूटन, और क्योंकि ये न्यूटन में दे रखा है तो ये m/g दोनों दे रखा है, फोर्स एक साथ कंबाइन करके। ठीक है, तो एक्चुअल में मास अगर देखा जाए तो 40 रहा होगा, 40 kg इंटू 10 हो गया। और यहाँ पर हाइट जो है 8 मीटर है, 20 सेकेंड 160 वॉट पावर आ गया। सिमिलरली आप यहाँ करेंगे, डेटा चेंज होकर 64 वॉट आया। तो इस टाइप से ये पावर के क्वेश्चन है। ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। तो ये जो भी है वर्क पावर एनर्जी का थर्ड पार्ट है, और इस टाइप से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हमने बातें की है कि सारे पूरे चैप्टर के अंदर 3 पार्ट में हमने बताया है कि एनसीईआरटी से आपके रेलवे एग्ज़ाम में क्या क्या और कैसे कैसे आता है। तो आप इसको वीडियो को देखकर सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं। और इस वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ आए हुए हैं उनका एक वीडियो कंबाइन करके डाल रहा हूँ, आप वो भी देखिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।